है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टर्म 1 के मैथ का लास्ट चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सिलेबस ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूं कि इस सेशन में आपके स्टैटिस्टिक्स से सिर्फ और सिर्फ सिंपल चीजें हैं, थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, मीन मीडियन मोड ये सब हटा दिया इस सेशन से। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैथ्स का टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। टर्म 1 आप रिवाइज करते रहिए, कोई डाउट है डाउट आवर्स में पूछिए। ठीक है, और साइंस वाले पीरियड में जो कि थर्सडे और फ्राइडे है, तो उसमें साइंस का जैसे ही टर्म 1 कंप्लीट होगा तो हम टर्म 2 साइंस का स्टार्ट कर देंगे। डाउट आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट आवर्स, लोग ये समझते हैं कि डाउट मेरे पास हो तभी मैं जाऊं, लेकिन मैंने क्या कहा है, मुझे डाउट आवर अटेंड करना मैंने इसलिए ताकि मुझे पता तो चले कौन कौन आ रहा है डाउट पूछने के लिए। ऐसा है मैं लाइव बैठ जाऊं कोई आए ना, ऐसा हो रहा था बीच में, तो इस वजह से वो है। लेकिन मैं ये कहता हूं डाउट आवर्स चले तो डाउट आवर्स अटेंड कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी ऐसी चीजें डिस्कस हो जाती हैं जो नॉर्मल क्लासेस में नहीं हो पाती हैं। ठीक है, उससे बहुत फायदा मिलता है, एक बूस्टअप मिलता है। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। पहले इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, दिस इज एनसीईआरटी। स्टैटिस्टिक्स को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो जनरली स्टैटिस्टिक्स क्या है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें खास तरह की स्टडी की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे, चाहे वो एक इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो एक स्कूल हो, चाहे वो एक कंपनी हो, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे मींस कोई बिजनेस हो, हर जगह आपको डेटा की जरूरत होती है या फिर किसी फिगर्स की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट कितना जा रहा है, आपने जितना पैसा लगाया है उतने का माल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, आपके कस्टमर्स कितने आ रहे हैं। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, अगर आप इन सारी चीजों को कलेक्ट करोगे तो आप फिगर्स कलेक्ट करोगे ना कि हाँ आज दिन भर में जो है 10 कस्टमर आए, 10 कस्टमर ने से दो ने खरीदा उसको। फिर आप सेकेंड डे कैलकुलेट करोगे कि आज 15 है लेकिन किसी ने खरीदारी नहीं की। इसी तरह करते करते आप मंथली एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं मान लो अजीजा ट्यूटिंग चला रहा हूं, अब मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं, उनकी इतनी फीस है, मेरा इतना एक्सपेंस है, तो मैं भी किस पे बात कर रहा हूं, फिगर्स पे बात कर रहा हूं ना। ठीक है, और मैं क्या कलेक्ट कर रहा हूं, डेटा, कि भाई मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं 8th में, इतने स्टूडेंट्स हैं 9th में, इतने स्टूडेंट्स हैं 10th में। ओके, ठीक है, यहाँ के कितने स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ स्टेट कितने स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ इंडिया कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इन सारी चीजों को मैं क्या कर रहा हूं, मींस एक फिगर के फॉर्म में कलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो आप फैक्ट्स और फिगर्स को कलेक्ट करते हो किसी भी चीज के लिए, इवन आप अपने लिए, अरे यार कितने घंटे बचे हैं, ठीक है 3 दिन बचे हुए हैं एग्जाम में, ठीक है, और मैंने कितनी तैयारी की, अरे मेरे पास तो अभी 2 चैप्टर बाकी है, 2 चैप्टर में कितने पेजेस बाकी है, अरे इतने सारे पेजेस हैं, कितने क्वेश्चन है, अभी मुझे 20 क्वेश्चन। तो आप क्या कर रहे हो, आप फिगर्स पे बात कर रहे हो। ठीक है, फिर जब आप इसको कलेक्ट करते हो तो वो जो फैक्ट्स और फिगर्स को आप कलेक्ट करते हो न्यूमेरिकल फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, मैं नहीं कह रहा सिर्फ नंबर की फॉर्म में, कलेक्शन तो नंबर की फॉर्म में होगा, लेकिन आपने क्या किया, इसका ग्राफ बना दिया, आपने क्या किया, एक टेबल तैयार कर दिया, आपने क्या किया, एक चार्ट तैयार कर दिया। ठीक है, तो ये जो आपने फिगर्स और फैक्ट्स को कलेक्ट किया वो एक कलेक्शन किसी एक खास पर्पस के लिए। जैसे मैं क्यों कलेक्ट कर रहा हूं, मुझे देखना है मेरी कोचिंग की ग्रोथ कितनी हो रही है, स्टूडेंट्स का डेटा, आप जब टेस्ट देते हो पूरी डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार होती है। इससे आपको क्या पता चला, वहां पे देखा ना क्या बना होता है, गोला गोला बना होता है, ग्राफ्स बने होते हैं, इससे क्या पता चलता है, अगर एक चीज लिखी हुई है और एक ग्राफ बनी हुई है तो ग्राफ में आप जल्दी पहचान जाते हो। अच्छा नहीं, रैंक आता है, यस यस, आप जब जाओगे उस पर कलेक्ट करोगे, व्यू रिपोर्ट पे जब जाओगे, यहां पे जब जाओगे ना, देखो अच्छा वो चलो पूछ लिया, जैसे टेस्ट हमने लिया, ठीक है, अब यहां पे जब आप लीडर बोर्ड पे क्लिक करोगे, देखिए ये रैंक आएगी इस टाइप से, ये दिखेगा तुम्हें अपना मोबाइल, हालांकि मैं अभी आपको दिखाता हूं, देखो, हालांकि मैंने तो टेस्ट नहीं दिया ना, मैं तो डेमो की तरह ज्वाइन रहता हूं, आप एक बार दिखाइएगा। ठीक है, वो है मोबाइल, लाओ, चलो लाइव अभी चेक हो जाएगा। तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, अगर हम लीडर बोर्ड चेक करते हैं, देखो ये क्या बना, एक ग्राफ बना,
यहां पे कलर क्यों है? क्योंकि इससे क्या हो गया, आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कृष्णा है, सेक्शनल डिटेल्स में देखना चाहता हूं कृष्णा की, लाओ दिखाओ। ये है ना, देखो व्यू रिपोर्ट, आ जाएगा, आ गया, रिपोर्ट में मिलेगा सब। ठीक है, एक बार चेक कर लो अभी बैठे बैठे। ओके, तो अब देखो यहां पे क्या आ रही है भाई, बैच रैंक क्या है, इंस्टीट्यूट रैंक क्या है। ठीक है, उसके बाद एवरेज मार्क्स कितने हैं। ठीक है, ये देखो ग्राफ हमें दिख रहा है, दिख रहा है। अब इससे पता चला कि आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, टॉपर ने भी ऑलमोस्ट आपके, ठीक है, आपके बराबर अटेम्प्ट किए, एवरेज इतना गया, यानी आप एवरेज से ऊपर जा रहे हो, मींस आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है, यहां पे ग्राफ दिख रहा है कि कितने आपने इजी में गलत किए। ठीक है, तो इजी में आपने सही ज्यादा किए, गलत कम किए, मीडियम में सही ज्यादा किए और गलत और कम हुए। तो इससे आपको क्या मिल रहा है, एक एनालिसिस मिल रही है, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो इसी तरीके से जो स्टैटिस्टिक्स होता है, यहां पे आप क्या करते हो, डेटा को कलेक्ट करते हो और एक डेफिनेट पर्पस के लिए। ओके, तो वो जो आप फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्ट करते हो उसको हम बोलते हैं डेटा। ठीक है, होता है ना भाई, डेटा ये डेटा ये। ओके, सो दैट्स कॉल्ड व्हाट, डेटा। और उसका सिंगुलर होता है क्या, डेटम। ठीक है, और प्लूरल क्या होता है, डेटा। ठीक है, प्लूरल इज डेटा। ओके, अब बात को आगे बढ़ाते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं। तो यहां पे अगर स्टैटिस्टिक्स को समझना है, तो स्टैटिस्टिक्स वो स्टडी होती है जिसमें हमें क्या करना होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा पहले हम करते हैं। जैसे अभी मैं एक कंपनी रन करूं और मैं कहूं ठीक है तुम जाओ कस्बे में जाओ, तुम इधर जाओ, तुम पेड़वल मोड़ जाओ, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ और देख के आओ कितने घर हैं। जैसे मेरा है, मान लो मैं बनाता हूं कोई प्रोडक्ट, वॉशिंग पाउडर। ठीक है, अब वॉशिंग पाउडर तुम जाके देखो कि किन किन घरों में वॉशिंग पाउडर यूज होता है। आप जाके लिख के आए भाई एक फैमिली है वहां पे वॉशिंग पाउडर यूज होता है, फॉर एग्जांपल कोई ए वॉशिंग पाउडर यूज होता है। ठीक है, अब वो वॉशिंग पाउडर यूज होता है तो कितना, 5 kg पूरे महीने में यूज होता है, कहीं जाते हैं तो 1 किलो यूज हो रहा है किसी घर में। तो अब ये क्या हो रहा है, पूरे डेटा का कलेक्शन हो रहा है। कलेक्शन होने के बाद उस डेटा को क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। अभी मैं सारी चीजें ऐसी फैला दूं और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा एक सीक्वेंस होता है पढ़ाने का, अभी ये बताना इसके बाद ये बताना। अगर अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा तो क्या आपको समझ में आएगा। पहले मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता दूं, उसके बाद टेबल बता दूं, फिर बताऊं डेटा क्या होता है, तो ये तो अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। यानी कि मैं खुद आपको सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आपको समझ में क्या आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा यानी उसको ऑर्गेनाइज करना अच्छे से। अब वो ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगा कि व्हाट योर नीड इज, आपकी जरूरत क्या है, वही समझ में आए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम अपने रूम में होते हैं, लाइब्रेरी में होती है, तो बुक्स ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। क्लास 10 की बुक्स यहां पे रखी होंगी, क्लास 9 की बुक्स यहां पे रखी होंगी, क्लास 10 की इंग्लिश के ऊपर है। ठीक है, इंग्लिश की एनसीईआरटी के ऊपर है, रिफ्रेशर्स नीचे हैं। फिर सोशल साइंस की एनसीईआरटी एक सेक्शन में मिलेगी, उसके नीचे उसकी रिफ्रेशर्स मिलेंगी। तो ये क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि इट मेक्स द स्टडी इजी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस। अच्छा कितने घर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि घोसी के ये जो आपका एरिया है, मींस मझवारा के आसपास, और ये कस्बे वाला, ये बैसवाड़े वाला, और ये आगे मंदिर वाला जो पूरा इलाका है, यहां पे वॉशिंग पाउडर का जो है खपत ज्यादा है। ठीक है, मतलब आप एनालिसिस करोगे ना कि हाँ किधर ज्यादा है, और उसके बाद इंटरप्रेट करोगे। इंटरप्रेट मतलब रिजल्ट निकालोगे कि अब ये बताओ अपने बंदों को जहां पे कम खपत है वहां पे ज्यादा बंदे लगाओगे, या जहां ज्यादा खपत है वहां पे ज्यादा बंदे लगाओगे। मतलब अपने प्रोडक्ट को तुम्हें बेचना है तो तुम्हें कहा कि भाई एक काम करो, 10 लोगों 8 यहां पे जाओ। ठीक है, और घर घर जाओ क्योंकि यहां पे खपत ज्यादा है। ठीक है, ताकि इनिशियल है तो पहले हमें प्रोडक्ट को बेचना है ताकि एक वैल्यू जनरेट हो। और तुम एक काम करो, 2 लोग वहां पे जाओ और वहां पे इसके फायदे बताओ कि इससे ये होता है, ये बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और फर्टिलाइजर्स मतलब ये जो है आपका बायोडिग्रेडेबल भी है, और तरह तरह की चीजें अगर वॉशिंग पाउडर में अवेलेबल है। तो वो क्या हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो जब आप मैथमेटिक्स के ब्रांच में ये स्टडी करते हो, डेटा कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, और उसके बाद उसकी एनालिसिस करना,
फिर एक रिजल्ट पे आते हो फाइनली, जैसे आप रिजल्ट पे आ गए कि हाँ मेरा बैच रैंक ये है, मेरा इंस्टीट्यूट रैंक ये है, यानी मैं इस सेक्शन में कमजोर हूं, हार्ड क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा हूं, या इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन 100% हो रहे हैं लेकिन इजी क्वेश्चन में मैं फंस जा रहा हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं ओवरलुक कर दे रहा हूं। देखो जब भी कोई इजी क्वेश्चन नहीं फंस रहा है या फिर इजी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो इसका मतलब है हम कॉन्सेप्ट को ओवरलुक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक होता नहीं कि पढ़ रहे हैं लेकिन उसके बाद हम ओवरलुक कर जा रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं बेसिक चीजों को, और उसी वजह से इजी क्वेश्चंस हमारे क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। दूसरा, या तो हम एक्सट्रीम थॉट पे चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस किस लेवल से सोचना चाहिए, बेसिक लेवल से सोचना चाहिए, तो इस वजह से गलती हो रही है। तो आप इंटरप्रेट करो तो उसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स हम लिखेंगे इसको, स्टैटिस्टिक्स is the branch of mathematics. Statistics is the branch of mathematics which deals with collection, organization, interpretation, analysis and interpretation of data. Interpretation of data, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। यस मनाफ, कोई डाउट? ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो अब इसी चैप्टर में हम देखेंगे कैसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा कितने तरह के होते हैं, कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, किस किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या उनको कहा जाता है। इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस तक तो हम नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है, मीन मीडियन मोड निकालना, एवरेज निकालना, ये सारी चीजें, बट वी विल हैव एन एलिमेंट्री आइडिया फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, ओके, अक्सर ये हम टर्म सुनते रहते हैं। अब आते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा पे। टॉपिक इज कलेक्शन ऑफ डेटा। अब कलेक्शन ऑफ डेटा, यहां पे एक एक्टिविटी दी हुई है, उसी तरीके से मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल दिया, वॉशिंग पाउडर का एग्जांपल दिया। अब देखो, जब मैंने सबसे पहले बंदों को भेजा, कहा कि जाओ पहले देख के आओ कि कौन कौन घर घोसी में है, किस इलाके में कितने घर हैं, और वॉशिंग पाउडर कहां कहां यूज होता है, कितना यूज होता है, तो वो जो डेटा, फर्स्ट डेटा कलेक्ट होके आएगा, ठीक है, फर्स्ट डेटा जो कलेक्ट होके आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, द प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा मींस क्या होता है कि इन द फर्स्ट केस व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हरसेल्फ और हिमसेल्फ, ठीक है, विथ अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन हिज माइंड। मैंने एक ऑब्जेक्टिव देकर आपको भेज दिया, जाओ देखो घर में क्या, कौन कौन से घर हैं, वॉशिंग पाउडर कहां कहां यूज होता है, कितना यूज होता है, ठीक है, कौन सी कंपनी का यूज होता है। तो यहां पे वही चीज है, तो वो जो डेटा ऑब्टेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेटा बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड व्हाट, द प्राइमरी डेटा। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा हुई थी, अब आपके पास इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो गई, ठीक है, फ्रॉम अ सोर्स which already had the information stored, the data obtained is called the secondary data। ठीक है, अब आपने क्या किया, वो डेटा का कलेक्शन करवाया, ठीक है, अब ये आपके पास स्टोर हो गया, ठीक है, अब ये आपके पास क्या हो गया, डेटा स्टोर हो गया, क्लियर। तो when the information was gathered from a source which already had information stored, the data obtained is called what, the secondary data, क्लियर। अब मैं ऐसे एग्जांपल दूं, आपने भेजा विलेज में या आपने भेजा टाउन में और एक डेटा कलेक्ट करवाया, एक्टिवली कलेक्ट करवाया, वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेटा, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक बंदे से कहा, मैंने कहा एक काम करो, यहां पे एक साहब थे जिन्होंने बिजनेस पहले स्टार्ट किया था लेकिन वो चला नहीं पाए, ठीक है, तुम एक काम करो, उनके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या डेटा तुम्हें मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी उनके पास कोई ना कोई स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होगी। तो वो जब बंदा जाएगा वहां से जो डेटा कलेक्ट करके लाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, द सेकेंडरी डेटा, मींस which has been collected by someone else in another context
नीड्स टू बी यूज विद ग्रेट केयर इंश्योरिंग दैट द सोर्स इज रिलायबल। यानी अब उन्होंने कलेक्ट किया था, उन्होंने काम स्टार्ट किया था, लेकिन चल नहीं पाया, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनके पास डेटा कलेक्ट होगा कि भाई कितने लोग हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड है, वॉशिंग पाउडर का बिजनेस करना यहाँ पे सूटेबल है कि नहीं। हो सकता है सूटेबल हो, लेकिन वो सही से उसको मार्केटिंग ना कर पाए हो सकता है सही से वो उसको एग्जीक्यूट ना कर पाए हो। तो एक काम करो, जाके वहां से कलेक्ट करके लाओ, तो वो आपका काम जल्दी हो जाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डेटा जो आप कलेक्ट करवाते हो एक्टिवली, सेकेंडरी डेटा जो पहले से स्टोर डेटा है वहां से जब आप कलेक्ट करवाते हो, प्रोवाइडेड कि वो सोर्स रिलायबल हो। ये नहीं है कि कुछ भी डेटा कहीं से भी कलेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको ट्रू इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं, यू विल गेट अ फॉल्स आइडिया, एक आपको सूडो आइडिया मिलेगा और एक हाइपोथेटिकल बिजनेस आप कर रहे होगे, ठीक है। ग्राउंड में उसकी रियलिटी कुछ नहीं होगी। पॉइंट समझ में आया? तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, द सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में समझ में आया फर्क क्या होता है, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा मतलब एक्टिवली कलेक्ट करना, और सेकेंडरी डेटा मतलब यस पहले से कलेक्ट हुआ हो और उससे हम, यस दैट इज कॉल्ड व्हाट, द सेकेंडरी डेटा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, वही वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। अब जो डेटा आपके पास है आप क्या करोगे, उसको प्रेजेंट करोगे। ओके, अब जैसे यहां पे एक एग्जांपल को डिस्कस किया गया है एनसीईआरटी में, उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पे कह रहा है, कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। 10 स्टूडेंट थे जिन्होंने मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया और उनके स्कोर ऐसे हैं 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75, 62। ये 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है। तो कह रहा है दिस डेटा इज इन द फॉर्म व्हाट, रॉ डेटा। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं एक्टिवली दैट इज प्राइमरी डेटा, और जो डेटा कहीं स्टोर है वहां से हम लेके आते हैं डेटा को, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अब चाहे तुम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करके लाओ, चाहे तुम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करके लाओगे, अब जो डेटा तुम्हारे पास आ गया, यहां पे आ गया, तो वो क्या होगा, जंबल्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। उसको तुम क्या बोलोगे, रॉ, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट डेटा, दैट इज द रॉ डेटा। यानी ना वो ऑर्गेनाइज है, जैसे देखो 55 है, उसके बाद 36 है, फिर 95। अब मैं आपको इसमें से ढूंढने ये बोलूं किसके सबसे कम मार्क्स कितना है, तो आप क्या करोगे, ढूंढोगे ना, कौन सा ये 36, फिर उसके बाद ये 25, ओके हाँ सर 25। लेकिन यही मैं अरेंज कर दूं, यानी पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और मैं कहूं कि ये डेटा मैंने कलेक्ट किया असेंडिंग ऑर्डर में है। अब ये बताओ सबसे कम किसके मार्क्स है, आपकी पहले नजर पहले वाले पे जाएगी, क्योंकि असेंडिंग का मतलब छोटा सबसे कम, यानी पहले होगा और उसके बाद सबसे बड़ा वाला होगा, ठीक है। तो यहां पे अभी ये किस फॉर्म में है, रॉ डेटा है। आपने एक डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप उसके ऊपर मंथन कर रहे हो और उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। आपने क्या किया, अब उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब यहां पे जो डेटा है असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे कम 25, उसके बाद 36, उसके बाद 42, देन 55, 60, 62, 73, 75, 78, 95। अब ये डेटा जो है आपने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसको अरेंज कर दिया, तो आपने एक प्रेजेंटेशन दे दिया उसको, ठीक है, कैसा, असेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं आपसे कहूंगा कि मिराज ये बताओ सबसे कम मार्क्स कितने हैं, फटाक से आपने बता दिया, ठीक है। सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं, 95, ठीक है। तो यहां पे क्यों आसानी से बता पाए, क्योंकि यहां पे अब आपने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया उसको, ठीक है, ऑर्गेनाइज। कोई नहीं, कोई सा भी अगर मान लो कि 60-60 होता तो 60-60 लिख देते, अब उसमें पहला दूसरा कुछ है ही नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि अब जैसे स्कूल में है तो रोल नंबर 12 का 60 है, रोल नंबर 13 का 60 है, तो 12 वाले का पहले लिखा जाएगा, 13 वाले का बाद में। लेकिन यहां पे सिर्फ कह रहा है स्टूडेंट्स, दैट्स इट। तो यहां पे 60 लिखेंगे, फिर 60 लिख देंगे, चाहे वो पहले स्टूडेंट का हो चाहे बाद वाले स्टूडेंट का हो, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा रॉ डेटा है, अब ये हमारा रॉ डेटा है, क्या ये भी रॉ डेटा कहलाएगा, नहीं, अब ये ऑर्गेनाइज्ड डेटा कहलाएगा आपका, ठीक है। आपने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। अब देखो, अब इसमें लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, लोएस्ट मार्क्स 25, ठीक है, और हाईएस्ट मार्क्स
दैट इज 95। यानी डेटा शुरू कहां से हो रहा है? 25 से। एंड कितने पे कर रहा है? 95 पे। इसका मतलब 25 और 95 में बाकी जो वैल्यूज हैं उसी के बीच में तो लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो हाईएस्ट वैल्यू है, इसमें से जब आप लोएस्ट वैल्यू को माइनस करते हो, जो पूरे डेटा में जो लोएस्ट और हाईएस्ट, इसका जब डिफरेंस करते हो, माइनस करते हो, जो रिजल्ट आएगा, क्या आएगा यहां पे रिजल्ट? 70। तो ये जो रिजल्ट आएगा इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ डेटा। क्या कहते हैं? रेंज ऑफ डेटा। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने आपसे कहा कि क्लास में, या क्लास में ही, चलो अजीजिया ट्यूटिंग में, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स का वेट है। ठीक है, 55, 65, 63, 52, 50, 59, 72, 85, 88, कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 स्टूडेंट्स का वेट है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस डेटा का, ये रॉ डेटा है, ठीक है, इस डेटा का रेंज क्या है? मतलब वैल्यू, जो वेट की वैल्यू है, वो कहां से शुरू हो रही, कहां पे खत्म हो रही है? एक रेंज पता चलना चाहिए ना, कि भाई इस क्लास में जो वजन है, बहुत भारी बच्चे हैं या हल्के बच्चे हैं या हर तरह के बच्चे, एक रेंज पता चलना चाहिए ना। तो रेंज किस पे डिपेंड करेगा? रेंज डिपेंड करेगा उसके लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू। तो उसके लिए आपको डेटा को अब ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है यहां पे? दैट इज 50 हो गई। उसके बाद, ठीक है, अब मैंने एक काम करते हैं, पता है, जब भी इस टाइप का डेटा कम हो तो कोई बात नहीं, जब ज्यादा डेटा होता है तो पेंसिल से हम डॉट्स लगाते रहते हैं, ताकि काउंटिंग में कभी हम उसको रिकाउंट ना कर दें। ये एक तरीका होता है। ठीक है, हालांकि ये सारी चीजें तो अब नहीं आएगी क्योंकि है, लेकिन जब स्टैटिस्टिक्स को हम सॉल्व करते हैं, डेटा ज्यादा होता है, मान ली 100 150 नंबर्स है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे जब हम काउंटिंग करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, तो पेंसिल से निशान लगाते रहते हैं। अगर पेपर में तो आप पेन से भी लगा सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, पेन से कॉपी पे नहीं करते हैं क्योंकि वो फिर गंदा दिखता है। क्लियर, ताकि हम उसको बाद में मिटा सके। तो उससे क्या होगा कि आपकी हो जाएगी, हाँ ये मैं काउंट कर चुका हूं। तो 52 एक ही है, मैंने 52 लिख दिया। उसके बाद कौन सी बड़ी वैल्यू है? 55। ठीक है, 55 मैंने लिख दिया। उसके बाद 59 है। ठीक है, 59 लिख दिया। उसके बाद 63, तो 63 दो है, मैंने ये लिख दिया। उससे 63 के बाद 65 है। उसके बाद 72 है। देन वी हैव 85, देन वी हैव 88। इसका मतलब लोएस्ट वैल्यू क्या है? 55 और हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 88। मुहिमिन, टाइमिंग्स विल बी सेम। ओके, वही जो इंडिया के आपका 6 to 7 होता है, टाइमिंग वही रहेगी। ओके, और जब आप उस पर करेंगे तो आपको टाइमिंग्स भी दिख जाएंगे। ऑल थिंग्स आर सेम, बट द लाइव क्लासेस विल कंटिन्यू ऑन द टीचमेंट ऐप। ओके, 6 to 7। ओके, किसका? नहीं, एक ही चलता है, साथ में ही चलता है। ठीक है, रेंज, अब रेंज क्या होगी इसकी? तो 88 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा? 38। तो इस डेटा की रेंज क्या है? 38। पॉइंट समझ में आया? तो रेंज जरूरी है और रेंज से हमें एक एनालिसिस मिलती है। ठीक है, तो ये होता है क्या? अभी हमने क्या सीखा? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ सिंपल फॉर्म, ईदर असेंडिंग और इन द डिसेंडिंग फॉर्म। हाँ भाई, कोई डाउट यहां तक? मुनाफ, क्या चीज? रेंज से आपको एक आइडिया मिलता है ना कि डेटा कहां से कहां तक जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि इस कॉलोनी में, ठीक है, सब जॉब में है, तो अब सैलरी किस रेंज पे? क्या लोग 10,000 रुपए महीने से 1 लाख तक कमा रहे हैं, या 1 लाख से ही शुरू हो रहा है और 10 लाख तक जा रहा है? ठीक है, तो उसे एक आइडिया मिलता है ना। ठीक है, वो चीज है। यस मुनाफ, एनी डाउट? ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल 2 को कंसिडर करते हैं। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 2 में,
कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100, 100 में ये मार्क्स हैं, बाय 30 स्टूडेंट्स क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। अब देखो इससे पहले जो हमने डेटा लिया था वो क्या था, बहुत ही सिंपल वैल्यू से 10, लेकिन अब क्या है 30 स्टूडेंट का डेटा है, यानी 100 में मार्क्स है, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30। तो अब अगर 30 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, अब मान लो 100 स्टूडेंट का डेटा हो, 1000 स्टूडेंट का डेटा हो, 10,000 स्टूडेंट का डेटा हो, तो क्या एक एक वैल्यू लिखते चले जाओगे? नहीं ना, कुछ ना कुछ आप ऐसा तरीका डिवाइस करोगे ना कि कम से कम स्पेस में आपका डेटा प्रेजेंट हो जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब यहां पे कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। अब जब इसका हम मींस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यानी डेटा को हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो देखो किस फॉर्म में कर रहे हैं, एक टेबल के फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पूरे 30 के 30 स्टूडेंट का मार्क्स हमने क्या किया, टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया। पॉइंट समझ में आया? अब उसमें हमें यह देखना होगा कि सबसे कम कौन सा है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे कम जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन का हमने, या पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता एक हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया, उसमें 10 का ही दिया था, तो हमने 63 दो बार रिपीट हुआ, तो उसको दो बार एक के बाद एक लिख दिया। लेकिन यही 100 नंबर्स हो तो क्या आप लिखते चले जाओगे? नहीं ना, इट विल कंज्यूम मोर पेज, ज्यादा पेज कंज्यूम करेगा, टाइम लगेगा, आप एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है, रिजल्ट पे देर पे पहुंच पाओगे। तो इसीलिए अगर डेटा देखो आगे बढ़ रहा है, तो अब क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, मींस दे आर क्रिएटिंग व्हाट, अ टेबल। ठीक है, यानी कितने मार्क्स हैं और कितने स्टूडेंट के वो मार्क्स हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट के वो मार्क्स हैं। देखो 10 मार्क्स हैं, उसके कितने स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट के सिर्फ 10 मार्क्स है। फिर आया अगली वैल्यू जो डेटा में मिली है, जब सर्च करेंगे तो उससे बड़ी वैल्यू कितनी है, 20 भी कितने स्टूडेंट के, 1। फिर आया 36, यानी 20 से बड़ा क्या है, 36 उस डेटा में। ठीक है, मैं बार बार उसको स्विच नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पे क्या है 36, तो 36 कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 3 स्टूडेंट्स के। जैसे अगर 36 इस फॉर्म में लिखना होता तो हम क्या लिखते, 36 फिर 36 फिर 36, 3 बार लिखते हैं। लेकिन देखो जब टेबल के फॉर्म में कर रहे हैं तो एक तो हमारा स्पेस भी कम आ रहा है, और आप एक बार में, मैं अगर आपसे पूछूं 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं, 3 है, बता दिया ना फौरन। क्यों बता दिया, क्योंकि ऑर्गेनाइज किया, टेबल के फॉर्म में किया। ठीक है, तो इसी तरीके से डेटा की वैल्यू, मार्क्स क्या है और कितने स्टूडेंट के मार्क्स है, मार्क्स कितने हैं, कितने स्टूडेंट के वो मार्क्स हैं, वो सब हम लिखते चले गए। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने टाइम्स वो वैल्यू आई है। जैसे अगर यही वाला डेटा मैं लूं एक स्मॉल स्केल पे समझाने के लिए आपको, ठीक है, अगर टेबल फॉर्म में मैं अगर इसको लूं, इस डेटा को देखो, तो मैं क्या करूंगा, 2 कॉलम बनाऊंगा। ये डेटा किस चीज का है, वेट, वो लिखूंगा केजी, उसकी यूनिट लिख दिया, और नेक्स्ट क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यही चीज मुझे यहां प्रेजेंट करनी पड़ेगी, तो देखो मैं क्या करूं, 50 केजी वाला एक स्टूडेंट, 52 केजी वाला एक स्टूडेंट, 55 केजी वाला एक स्टूडेंट, 59 केजी वाला एक स्टूडेंट, 63 केजी वाला 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, 65 वाला एक स्टूडेंट, 72 वाला ठीक है, 72 वाला एक स्टूडेंट, 85 वाला एक स्टूडेंट, 88 वाला कितने हो गए, एक स्टूडेंट। अब यहां पे हमेशा ये याद रखिएगा, जितनी फ्रीक्वेंसी, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मेनी टाइम्स दैट पर्टिकुलर डेटा नंबर इज रिपीटेड। जैसे 63 कितनी बार हुआ है, 2 बार, इसी वजह से ये क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का नंबर है, जब आप टोटल करोगे तो ये हमेशा जितने डेटा नंबर में है उसके बराबर ही आना चाहिए। जैसे यहां पे कितने स्टूडेंट्स थे, 10। अब काउंट करो, 1 2 3 4 प्लस 2 6 7 8 9 10। तो यहां पे वो वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये हमने क्या कहलाया, टेबल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन किया। किस फॉर्म में किया, टेबल के फॉर्म में किया। ठीक है, और यहां पे किसको यूज किया, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कलेक्शन ऑफ डेटा हो चुका है, अब हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कर रहे हैं। तो यहां पे क्यों हमने टेबल के फॉर्म में किया, क्योंकि यहां पे डेटा थोड़ा सा ज्यादा था। तो टेबल के फॉर्म में करने के बाद देखो, अब यहां पे जो ये डेटा है, क्या आपने इसका कोई ग्रुप तैयार किया है, ग्रुपिंग नहीं की है, अलग अलग उसको लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाता है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या फिर सिंपली इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कोई डाउट इसमें? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसमें हम डेटा, जो हमारा रॉ डेटा होता है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल के फॉर्म में, और जहां पे हम डेटा को ग्रुप नहीं करते हैं और उसके सामने हम क्या लिखते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं, जितने टाइम्स वो रॉ डेटा में क्या हुआ है, अपीयर हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक चीज मैं आप लोगों को कहता चलूं, मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान रखिए। और जो है इसमें फीवर, बदन दर्द और ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, तो बहुत ध्यान रखिए। क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो इस वक्त बहुत दिल करेगा कोल्ड ड्रिंक पीने का, बहुत दिल करेगा पंखा तेज चला के सोऊं, लेकिन वो नहीं करना है, क्योंकि जब बंद करोगे तो गर्मी लगेगी, जब चलाओगे तो ठंड लगेगी। तो जब ये फेज आए ना, जब ये फेज आता है, जब ये अभी क्या चल रहा है, ऑटम चल रहा है ना, ठीक है, अब जाके विंटर आएगा, क्लियर। तो जब ये फेज हमारा चल रहा होता है तो फिर हम क्या करते हैं, क्या चूज करते हैं, पंखा चलाना नहीं, पंखा नहीं चलाना। जैसे इस वक्त दिल करेगा ठंडा पानी पीने का, लेकिन ठंडा नहीं पीना है, ठंडा पिएंगे तो चले जाएंगे फिर, ठीक है, फिर बीमार पड़ जाएंगे तो बहुत ज्यादा। क्योंकि घर में मेरे वहां भी ये सब वायरल फैला हुआ है, मेरी भी तबीयत मतलब थोड़ी सी थी आज, लेकिन वही होता है ना, जब पढ़ाते हैं तो सारी चीजें भूल जाता हूं मैं। वो चीज अभी मैं जब पढ़ा लूंगा, मुझे पता है अभी जस्ट पढ़ाने से पहले जो है मेरा फोन नंबर, उस पर आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये आप कर सकते हैं जो दूसरे डिवाइस पे अगर आपको चलाना है तो उसी फोन नंबर से आप कीजिए, ओटीपी उस नंबर पे जाएगा। आप कितने भी डिवाइसेस पे इसको कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फोन नंबर पे जब आप वो डालोगे तो ओटीपी जब जाएगा तो वो ओटीपी डाल दीजिए, तो आप दूसरे डिवाइस पे उसको लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फिर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ कमिंग टू एग्जांपल 3, अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, 100 प्लांट्स, ठीक है, ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव। वन महोत्सव जुलाई में मनाया जाता है, ठीक है, और एक हफ्ते का होता है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि 100 प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल्स, यानी 100 स्कूल्स में, यानी एक स्कूल में 95, दूसरे स्कूल में, देखो ये कह रहा है आफ्टर 1 मंथ द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट सर्वाइव, यानी 100 प्लांट लगाए गए, एक महीने के बाद एक स्कूल में 95 प्लांट जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, 67, यानी कि दूसरे स्कूल में सिर्फ 67 बचे। इस तरीके से यहां पे देखो 100 स्कूल्स का डेटा दिया हुआ है। अब ये इजी है रॉ डेटा? नहीं ना। अब यहां पे आपको क्या करना है, अगर आप एक एक करके लिखोगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तो इट विल टेक मोर स्पेस, इट विल टेक मोर टाइम। तो और जिसके सामने भी वो असेंडिंग डिसेंडिंग करके आप प्रेजेंट करोगे तो उसको भी देखने में, ढूंढने में टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करोगे, अब यहां पे नंबर क्या है, मोहिमिन एक बार ट्राई कर लीजिए, बट आई थिंक आप नहीं कर सकते हैं, बट एक बार ट्राई कर लीजिए। उसका यही तरीका होता है, अगर आपने एक नंबर डाल दिया है तो जो है दूसरा डिवाइस पे अगर आपको करना है
किसी रीजन की वजह से, तो आप ओटीपी ले सकते हैं उस पर, ठीक है, और उसके बाद उस पर आप लॉग इन कर सकते हैं। एक बार ट्राई कर लीजिए। ओके ओके, मैं फिर उसके बाद क्लास के बाद मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी मैं क्लास ले रहा हूं। ओके ठीक है, तो यहां पे 100 स्कूल्स का डेटा दिया हुआ है। अब देखो, अगर तुम इसको अनग्रुप फॉर्म में रखोगे, यानी एक 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 वैल्यू रखोगे, तब भी आपका टेबल लंबा बनेगा या छोटा बनेगा? लंबा बनेगा। अब इसको कैसे आपको कॉन्साइज भी करना है और अपने डेटा को प्रेजेंट भी करना है, तो वहां के लिए हम क्या करते हैं, सी दिस। देखो, अब हमने वो जो डेटा था उसके ग्रुप्स को तैयार कर दिया, ग्रुप के फॉर्म में तैयार कर दिया, ठीक है। और इस टाइप का जो टेबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्यों? क्योंकि यहां पे डेटा को आप ग्रुप कर दिया। देखो, ग्रुप किया है तो देखो एक छोटी सी जगह में पूरा डेटा आपका ऑर्गेनाइज हो गया। लेकिन अगर आप ग्रुप नहीं करते तो फिर क्या होता? यस, ठीक है। अब देखो, जब हम ग्रुप करते हैं तो ग्रुपिंग यानी कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम, तो वो डिपेंड करेगा कि उस डेटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। देखो, अगर यहां पे जाओ तुम, ठीक है, अगर सर्च करोगे तो यहां पे अगर सर्च करो, इट विल टेक टाइम, ठीक है। और देखो, सर्च करोगे तो 2 का फिगर अगर दिखेगा ना, या 1 का फिगर दिखे या 2 का, 1 ही सबसे छोटा होगा। क्या 1 का दिख रहा है? 23, 2 का फिगर दिखा, यानी फर्स्ट प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे देखना है हमें। 1 का दिखा? कोई नहीं दिख रहा है ना। फिर उसके बाद 2 का सर्च करते हैं, 28 दिखा। फिर उसके बाद 23 कहां पे? ये है, ठीक है, 23 दिखा। और उससे छोटा कोई नहीं दिख रहा, ठीक है। इसका मतलब 23 सबसे छोटी वैल्यू, मिनिमम। मैक्सिमम देखते हैं, क्योंकि हमें पता चले कहां तक ग्रुप बनाओगे भाई, जब तक मैक्सिमम नहीं पता होगा, ठीक है। तो यहां पे 98, 99 भी दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, यानी 98 मैक्सिमम है। अब 98 हमारा क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। पॉइंट समझ में आया? अब ये जो 23, 98 है, अब आप डिसाइड करो ग्रुप बनाना। अब जब आप ग्रुप्स बनाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका गैप कितना रखना है, ठीक है, गैप कितना रखना है। जैसे हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी थी? 23, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 98, यानी 23 मिनिमम, 23 से स्टार्ट कर दो, नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये जो एक ग्रुप हम रेडी करते हैं इसको हम बोलते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड व्हाट? द क्लासेस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल्स। क्या बोलते हैं? क्लासेस या क्लास इंटरवल। तो मैं बार बार जो मैं ग्रुप नाम ले रहा हूं, तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में बात करें तो हम यहां पे क्या बना रहे हैं? क्लासेस या क्लास इंटरवल्स बना रहे हैं, ठीक है। अब जब हम क्लास इंटरवल बनाएंगे तो 23 मिनिमम वैल्यू है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं 20 से, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप क्लास इंटरवल में गैप्स लेते हो तो जितने भी आप क्लास इंटरवल बनेंगे उसमें गैप इक्वल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक में आपने 20 से लेकर 30 ले लिया, फिर दूसरे में 30 से 35 लिया, फिर दूसरे में 2 का गैप लिया। नहीं, यहां पे जो ये गैपिंग होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो देखो, यहां पे इन्होंने क्या किया? 20 से लेकर 29 लिया, ठीक है, यानी 20 से लेकर, जरूरी नहीं है कि 29 इंक्लूड हो, लेकिन जब आप ग्रुप बनाओगे तो वहां पे एक आपको गैप चाहिए, ठीक है। तो ये जो आप गैप लेते हो, यानी 20 से लेकर 29, कितने का हो गया? 9 का गैप हो गया, 9 का गैप हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? उसका साइज, यानी क्लास साइज, या इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास विड्थ। तो मैं कहूंगा कि क्लास इंटरवल 20 to 29 का, ठीक है, क्लास साइज क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? 9, क्योंकि यहां पे 20, अगर मैं लेता 20 to 30 ले सकते हो, अभी मैं आगे बताऊंगा। 20 से 30 हमने लिया, नेक्स्ट 30 से 40 लिया, तो यहां पे क्लास इंटरवल 20 से 30 का गैप कितना हुआ? क्लास साइज कितना हुआ? 10 का, ठीक है। 30 to 40 का क्लास साइज कितना हुआ? 10 का।
अब आप कहें सर सिर्फ 10 का ले सकते हैं, नहीं, 2 का भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं, 4 का भी ले सकते हैं, 6 का भी ले सकते हैं क्लास साइज, लेकिन वो डिपेंड करेगा डेटा कितना बड़ा है, यानी उसकी रेंज कितनी है, कितना डेटा की वैल्यू है, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करेगी। अगर मान लो तुम ऐसे लो 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26, अब दो दो का अगर क्लास इंटरवल हो गए तो सोचो कितना बनाना पड़ेगा क्लास इंटरवल। ठीक है, तो हमें इतना लेना है कि ना बहुत कम में निपट जाए डेटा, कि हम ले ले 20 से 50, 50 से 80, 80 से 110, ये भी नहीं करना है कि जल्दी जल्दी 3 क्लास इंटरवल्स में हमारा पूरा डेटा निपट जाए ना, इतना कम क्लास साइज लेना है कि डेटा लिखते ही चले जा रहे हैं, तो दैट शुड बी एप्रोप्रिएट। तो जनरल जो एप्रोप्रिएशन होता है वो कितने का होता है, 10 का, एक नॉर्मल। ठीक है, तो अब यहां पे इन्होंने 9 का लिया है, ठीक है, 20 से 29, तो ये क्या कहलाएगा, क्लास इंटरवल। और क्लास साइज क्या होगा, अब देखो ये जो क्लास इंटरवल में पहली वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और ये जो इसकी हायर वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं हायर लिमिट। हायर लिमिट, ठीक है, या फिर अपर क्लास लिमिट, क्या बोलते हैं, ठीक है, लोअर क्लास लिमिट या फिर हायर लिमिट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, अपर क्लास लिमिट। तो जब हम आपका क्लास इंटरवल कैलकुलेट कर रहे हो, तो सॉरी क्लास साइज जब कैलकुलेट करते हैं तो क्लास साइज में हम क्या करते हैं, अपर लिमिट में से क्या माइनस करते हैं, लोअर लिमिट। 29 में से 20 माइनस किया, क्लास साइज कितना आ गया, 9। मुनाफ ये बताओ क्लास इंटरवल 50 टू 59 का लोअर लिमिट क्या है, क्लास इंटरवल, वेरी गुड। और हायर लिमिट यानी अपर क्लास लिमिट, यस। और क्लास साइज क्या होगा, व्हाट विल बी क्लास साइज, क्लास साइज के लिए क्या करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, तो 59 में से 50 माइनस करो, 9 आएगा। क्लास साइज इज 9, गॉट द पॉइंट। यस मनाफ, गॉट द पॉइंट। ओके, तो अब यहां पे देखो, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वही चीज, ये हमारा क्या हो गया, क्लास इंटरवल्स हो गया, ये हमारे क्या हो गए, लोअर लिमिट, ये क्या हो गई, अपर लिमिट। और जब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट हम माइनस करेंगे तो वो हो जाती है हमारी क्लास साइज, या फिर उसको बोलते हैं क्लास विड्थ। ठीक है, कहां तक जाओगे, वहां तक जाओगे। अब ये नहीं है कि लास्ट वैल्यू हमारी 98 थी तो लास्ट वाले क्लास इंटरवल को हम 90 टू 98 कर दे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास साइज सेम होना चाहिए, हम रखेंगे 99 तक। लेकिन अब जब हम काउंटिंग करेंगे तो अब 20 से लेकर 29 के बीच में, यानी 20 से लेकर 29 के बीच में कितना डेटा आ रहा है, कौन कौन से डेटा आ रहा है, तो देखो कितने डेटा आ रहे हैं, 3 डेटा आ रहे हैं। अब इसको देख लेते एक बार ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, या फिर मैं इसको यहीं पे बना देता हूं इस सिंपल डेटा से। ठीक है, अब अभी तो मैंने अनग्रुप बनाया था, अब मैं इसका बना रहा हूं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो वेट हो गया, केजी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहां पे मिनिमम कितना है 50, मैक्सिमम क्या है 88, तो हम 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 बना सकते हैं। तो देखो 50 से 59 हमने कर दिया, देन 62, 69। अभी यहां पे कॉन्टिन्यूअस भी होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां पे मैं 52, 59, फिर 62, 69, 72, 79, देन 82,
89, लास्ट हमारा 88 है। और देखो यहां पे 9 का क्लास साइज है सब में, ठीक है। अब जब हम काउंटिंग करेंगे तो देखो 50 से लेकर 59 के बीच में 1 2 3 4 लिख दिया। कितने हैं? 4 ही तो है। 1 2 3 4। फिर उसके बाद 60 to 69 कितने हैं? 1 2 3 लिख दिया। 70 to 79 कितने हैं? 1, बस एक ही है। और 80 to 89 कितने हो गए? 1 और 2, ये लिख दिया। अब इसका भी सम जब आप करोगे तो 10 आना चाहिए, ठीक है। तो 4 3 7 1 8 2 10, यानी ये अगर मैच कर रहा है तो आपने काउंटिंग सही की है, और अगर नहीं मैच कर रहा है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बहुत ध्यान से, छोटे डेटा में तो आप दोबारा कर सकते हो, बड़े डेटा में कहां करोगे? गलती कहां पे हुई है, कौन सा दोबारा काउंट हो गया है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको करना होता है, ठीक है। तो आप देखो यहां पे आ गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि यहां पे हमने क्या बनाए हैं? ग्रुप्स को रेडी किए हैं, ठीक है। तो यहां पे हम इसको आज रोकते हैं, फिर इसके बाद कल स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम ये समझेंगे, जैसे यहां पे 20 to 29 है, ठीक है। तो यहां पे हम एकदम क्लियर हैं कि हमें 20 से 29 तक ही लेना है। जैसे यहां पे मैंने किया कि 50 to 59, आप एकदम क्लियर हो कि 50 से 59 ही तक लेना है। 60 यहां से लेंगे, इस वाले क्लास इंटरवल में काउंट होगा 60 अगर है, या उससे ज्यादा वाला। लेकिन कल हम पढ़ेंगे कि अगर मैंने इसको 50 to 60 किया, फिर 60 to 70 किया, फिर 70 to 80 किया, तो देखो यहां पे क्या होगा? 60 60 दोनों में आ रहा है। तो अगर दोनों में आ रहा है, दोनों में काउंट कर दोगे तो एक डेटा तो 2 बार काउंट हो गया, तो फॉल्स काउंटिंग हो जाएगी ना। तो अब 60 इस वाले में काउंट करेंगे या इस वाले काउंट में, इसमें करेंगे? ये क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि जब आपका अपर लिमिट 60 पे एंड किया, तो लोअर लिमिट अगले वाले क्लास इंटरवल का 60 से ही स्टार्ट कर रहा है, तो वो कहलाता है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यहां पे अपर लिमिट 59 पे एंड किया, और अगले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट कहां से स्टार्ट हो रहा है? 60 से, तो ये कहलाता है डिसकॉन्टिन्यूअस। वही समझ में आया? तो जनरली हम क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूअस को ही करते हैं, बट ईच एंड एवरी फॉर्म इज इंपॉर्टेंट। तो कल हम इसको करेंगे। आज एक असाइनमेंट जाएगा और उसको कल तक कंप्लीट करना है, इसी से रिलेटेड होगा, और ये इसी के ऊपर प्रैक्टिस है, क्योंकि 10th में सब आएगा। पॉइंट समझ में आया? तो 10th के लिए हमें रेडी भी करना है। ये नहीं कि यहां पे इस बार चलो इतना ज्यादा नहीं है कोर्स में, तो नहीं, हमें 10th पे भी फोकस करना है। तो इसलिए वो जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको देख के एनसीईआरटी से, चाहे जो भी आपका जहां से भी बुक से रेफरेंस लेना है, जैसा भी है, मतलब मेरा मकसद है कि आप खंगालो चीजों को, ठीक है, ताकि आप देखोगे और फिर उसको एक बार बना के प्रैक्टिस करो। और वो कौन सा क्वेश्चन होगा वो असाइनमेंट में आपको जाएगा, बैच में असाइनमेंट। अब असाइनमेंट में जाएगा ना, ठीक है। अनाउंसमेंट में तो जाता यह है कि आपकी लॉग डिटेल गई, और उसमें वो भी मैं बताता हूं कि असाइनमेंट आपको दिया गया है, मतलब एक तरह का डबल रिमाइंडर होता है। लेकिन जब मैं असाइनमेंट असाइन करूंगा तो ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन जाता है कि आपको एक असाइनमेंट मिला है। उसके बाद अनाउंसमेंट में मैं दोबारा रिमाइंडर डालता हूं कि मैंने एक असाइनमेंट आपको दिया है, ठीक है। बस मैं जब क्लास ले लेता हूं उसके बाद कल रात तक का टाइम होता है, 2 दिन का टाइम होता है, ठीक है। देखो जितनी भी चीजें जाएंगी हमेशा क्लास जब सब खत्म हो जाएगी उसी के बाद पहुंचेगा। ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ।